वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में समरी जानेंगे कमला दास द्वारा लिखित एक पोएम ए हॉट नून इन मालाबार। द पोएटेस recalls some of her experiences in her Malabar home at noon time in the course of her life. कवित्री कमला दास अपनी जिंदगी के कुछ अनुभवों को याद करती है जो उसने नून टाइम में मालाबार होम में अपने घर में बिताए थे। She looks back at those experiences fondly and longing. वह जब वहां उस घर में जाती है तो वह उन अनुभवों को महसूस करती है, यानी वो पहले पिछले टाइम में वापस चली जाती है कल्पना में, और वो इच्छा रक्त शौकीन है और वो याद करती है उन सभी चीजों को, और वो उसके अच्छा भी लगता है कि वो पिछले यादों को, वो ऐसा लगता है जैसे वो सारे सामने आ गए हों उसके। हाउ फैसिनेटिंग, कितना आश्चर्य आकर्षित था, पीसफुल शांतिपूर्वक था, एंड केयरफ्री, और कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वाज द पास्ट, यानी वो उस पास्ट को याद कर जो पूरी तरीके से केयरफ्री, पीसफुल एंड फैसिनेटिंग, अद्भुत रहा था उसके लिए। शी रिमेम्बर द हॉट नून टाइम, वह उस हॉट नून टाइम को याद करती है, व्हेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सन यूज्ड टू पास बाय, जब विभिन्न तरीके के लोग उसके घर के पास होकर गुजरा करते थे। सम ऑफ देम वर सेलर्स, कुछ विक्रेता होते थे, बेचने वाले होते थे। वो यूज टू ट्राई टू सेल देयर थिंग, जो अपनी चीजों को बेचने के लिए आवाज लगाया करते थे। दे ब्रॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, वो हर प्रकार की चीजें लेके आया करते थे। फॉर सेलिंग देयर थिंग दे क्राइड लाउडली इन हार्श वॉइस, और कभी कभी वो सख्त आवाज में तेजी से वो अपनी चीजों को बेचने के लिए चिल्लाया करते थे। इन देयर क्राइंग, उनकी आवाज में, दे टोल्ड द क्वालिटीज ऑफ देयर थिंग, पे अपनी चीजों की क्वालिटीज को बताया करते थे। The poetess first think of the beggars who used to come to her house for begging alms. कवित्री सबसे पहले सोचती है उन भिखारियों के बारे में जो उसके घर पर भिक्षा मांगने आते थे। Some of them were in very pathetic condition, कुछ बहुत ही करुणाप्रद स्थिति में होते थे। While begging alms, और भीख मांगते समय, they spoke in their particular voice, वो विशेष आवाज में बोला करते थे। Their voice expressed their discontent, उनकी जो आवाज होती थी उसमें असंतुष्टि झलकती थी। With their present, अपनी वर्तमान जीवन के साथ, and their vital need for charity, और वो उन्हें काफी आवश्यकता होती थी कि कोई उन्हें दान दे दे। तो इस तरीके से लोग वहां पर हो। नेक्स्ट ही रिमेम्बर्स द फॉर्च्यून टेलर्स, फिर वो उन फॉर्च्यून टेलर्स को याद करती जो भाग्य बताया करते थे, भविष्य बताया करते थे। वो केम फ्रॉम द हिल्स, जो पहाड़ी इलाके से आते थे। विद द केज ऑफ पैरट, उनके साथ पिंजरे होते थे जिसमें तोते रखे रहते थे, एंड कलरफुल फॉर्च्यून कार्ड, और उसमें रंगीन कार्ड्स रखे रहते जो भविष्य बताया करते थे। ड्यू टू यूजिंग द फॉर्च्यून कार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वर स्टेज, क्योंकि वो कार्ड बहुत काफी लंबे समय से प्रयोग किए गए थे इसलिए उन पर धब्बे पड़ गए थे। Then she recalls the Tarvagas who showed the future of their customers by reading their palm lines, और वे फिर उन तरवा गर्ल्स को भी याद करती है जो अपने कस्टमर के भाग्य को बेचती, फ्यूचर को बेचती थी, बाय रीडिंग देयर, उनकी हथेलियों की लाइनों को पढ़कर। while examining the palms of their customer, अपने कस्टमर, अपने ग्राहकों की जो वो हथेलियों को पढ़ती थी, हाथ को एग्जामिन करती थी। they told their future in monotonous voice, तो बहुत ही डल आवाज में वो उनके भविष्य को बताया करती थी। they repeated the same words, तो उन्हीं शब्दों को दोहराती थी। the sentence used by them greatly lacked in variety, कि ज्यादातर उनके द्वारा जिन शब्दों, ये जिन चीजों की कमी उनको वो बताया करते थे, यानी जो कस्टमर थे जिन चीजों की कमी उन्हें महसूस होती थी अक्सर वो उन्हीं चीजों को बताया करती थी। विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, दे वर एबल टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ देयर कस्टमर, वो काफी लंबे समय से वो इस चीज की प्रैक्टिस करती थी और उनको लंबा समय का अनुभव भी था। इस वजह से वो अपने कस्टमर की जितनी भी क्यूरियोसिटी होती थी, उत्सुकता थी, उसको वो संतुष्ट कर देती थी। दे हैड नोन ए लॉट अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेचर, उन्हें मानवीय विज्ञान और प्रकृति का काफी उन्हें ज्ञान था, ज्ञान हो चुका था। द पोइटेस देन रिकॉल्स द बेंगल सेलर, तब कवित्री जो है चूड़ी बेचने वाले को याद करती है। हु सेटल्ड देयर, हु सेटल्ड ग्रेट डिस्टेंस टू सेल देयर बैंगल, जो काफी दूर से अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए आता था। दे वांटेड फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज,
and town to town selling their bangles of various colors such as red, green, blue. तो लाल, हरी, नीली इस प्रकार की जो अलग कलरफुल जो बैंगल्स होती चूड़ियां होती थी उनको बेचने के लिए जो गांव टू गांव और कस्बे टू कस्बे वो जाया करता था. They walked on foot miles and miles of the dusty road. वो कम से कम बहुत दूर दूर तक मीलों दूर तक वो धूल मिट्टी वाली सड़कों पर घूमा करते थे. ड्यू टू वॉकिंग ऑन द रफ पाथ और जब उनकी रफ पाथ क्योंकि सड़कें काफी रफ हो चुकी थी वहां चलने की वजह से देयर हील्स हैड क्रैक्ड उनकी जो हील्स थी पैरों की हील थी वो क्रैक हो चुकी थी टूट टूट जाती थी एंड दे फेल्ट डिफरेंट उन्हें काफी उसमें दर्द भी होता था. द डस्ट फ्लोज ऑन देयर क्लॉथ्स एंड बैंगल्स उनकी चूड़ियों में उनके कपड़ों में काफी धूल भर जाती थी. ड्यू टू मेकिंग लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा की वजह से दे वर बैडली टाइम भीतर से थक जाते थे. They passed by the houses to sell their bangles to the girls and women. वो गुजरा करते थे उन घर से जहां पर कुछ लड़कियां और वीमेन रहती थी अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए. When they tried to climb the पोर्शन जब वो उस पोर्शन पर चला करते थे they felt great उनकी काफी मुश्किल होती थी. They used to spread their colorful bangles on the floor before the girls and women. वो फिर अपनी कलरफुल बैंगल्स को फ्लोर पर फर्श पर बिछा देते थे लड़कियों और लड़कियों के सामने. Next she recalled the strangers who used to pass by her house. अब फिर वो उस अजनबियों को याद करती है जो उनके घर उसके घर से होके गुजरा करते थे. एंड पीप इनटू हर हाउस थ्रू विंडो कर्टेन और विंडो कर्टेन जहाँ पर्दे लगे रहते विंडो वहां से उनके घर में वो झांकते थे. बट दे कुड सी नथिंग लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था बिकॉज द रूम्स ऑफ द हाउस वर डार्क क्योंकि जो घर की जो कमरे थे वो काफी डार्क थे अंधेरा होता था. while their eyes carried their heat फिर अचानक उनकी आंखों में हीट गर्मी दिखाई देती है वो हीट को लेके जाते थे. एंड द ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट इन देयर लिविंग और सूरज की रोशनी उनके पास हुआ करती. आंखों में बेशक हीट गर्मी होती थी लेकिन वैसे अगर देखा सनलाइट वहां पर मौजूद हुआ करती थी. द स्ट्रेंजर्स wanted shelter to escape from the excessive heat of the sun क्योंकि सूरज की रोशनी काफी होती थी काफी सूर्य गर्म जोशी पे होता था तो वो गर्मी की वजह से उन्हें अंधेरा हटक नजर आता था. तो वो चाहते थे कहीं उन्हें शेल्टर मिल जाए उस धूप हीट से बचने के लिए. टू रेस्ट फॉर टाइम वो कुछ समय के लिए आराम करना चाहते थे. सो दे एक्सपेक्टेड सम हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द ओनर ऑफ द हाउस एंड अदर मेंबर्स इसलिए वो चाहते थे कि घर का मालिक या कोई भी दूसरे मेंबर उन्हें आदर सम्मान से उन्हें उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह दे दे. When they got no response from the house जब उन्हें घर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था they moved toward the brick close well to quench their thirst and get some rest from the heat of the sun. फिर वो उस ईंटों की बनी हुई जो कुआं होता था वहां पे या अपनी प्यास बुझाने के लिए और कुछ आराम करने के लिए सूरज गर्मी से बचने के लिए वो वहां पर की तरफ चले जाया करते थे. ऑल दे वर स्ट्रेंज पीपल वो सभी अजनबी होते थे. एंड हैड ए काइंड ऑफ वाइल्ड लुक इन देयर आईज उनकी आंखों में एक जंगली प्रकार का लुक हुआ करता था. दे डिड नॉट स्पीक मच वो ज्यादा नहीं बोलते थे बट व्हेन दे स्पोक लेकिन जब वो बोलते थे देयर वॉइस वर ऑलवेज जंगल वॉइस उनकी आवाज में जंगल एक जंगलीपन नजर आता था. इट वाज ऑल द मोर एक टॉर्चर फॉर हर नाउ लेकिन अब कभी कभी उन्हें एक टॉर्चर के रूप में लगता था बिकॉज दीज न्यूज रिमाइंड हर ऑफ अदर लॉन्ग पास्ट नून क्योंकि अब के जो जो नून्स होते थे वो उन्हें पुराने वाले वो जो नून का जो टाइम था दोपहर का टाइम था उनको वो याद करते हैं विच वर इक्वली और जो उतने ही गर्म होते थे वो दोपहर उतनी गर्म होती थी. व्हेन शी वाज हैप्पी लेकिन जब वो खुश थी एंड लव और वो प्यार करती थी उनको. इन द प्रेजेंट एवरीथिंग सीम्स डर्टी लेकिन आज सब कुछ उसे डर्टी नजर आता है फिल्थी भद्दा नजर आता है अनफैमिलियर अपरिचित सा नजर आता है अनलाइक द पास्ट जैसे पास्ट में व्हेन एवरीथिंग पास्ट फैमिलियर इनोसेंट एंजॉय लेकिन जब वो पास्ट की तरफ देखती तो हर चीज उसे जानी पहचानी नजर आती थी. एक निर्दोष उसमें नजर आता एक नई चीज नजर आती थी अनप्योरिटी नजर आती लेकिन आज वो चीजें उसको अजनबी नजर आने लगी इसलिए इस तरीके से उन सब चीजों को याद. तो हमने देखा कि इसमें कि उन दोपहर उस टाइम को भी याद करती है जब वो दोपहर का टाइम होता तो लोग उसके घर के पास से उनके गुजरा करते थे. बहुत तेज धूप हुआ करती लोग सड़क भी चाहते थे चूनी बेचने आते थे कभी कुछ लेकिन आज वो देखती है कि सब हर व्यक्ति उसको अजनबी सा नजर आने लगता है कुछ भी उसको जाना पहचाना नहीं लगता. वो कहते हैं कि वो एक्चुअली पहले भी इतनी गर्मी होती थी आज भी इतनी गर्मी होती थी लेकिन अंतर है कि पहले सब कुछ कितना क्लियर था फैमिलियर था लेकिन आज सब कुछ उसे अनक्लियर नजर आता है कुछ भी फैमिलियर सा उसे नहीं लगता. तो आज उसको वो ये डिफरेंस नजर आता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पॉइंट के अंतर्गत
हमने समरी को जाना कि पोइट की व्यूज क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। इसकी समराइज हमने की ब्रीफली। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।